Hello guys, welcome to my channel. This video is especially for the ISER aptitude test. मेरे पास आप सबके जो रिस्पांस आए हैं उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं ISER के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ रिवीजन टिप्स और पिछले ईयर्स के पेपर्स के बेस पे कुछ एनालिसिस वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं IET के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए। काफ़ी सारे बच्चे मैथमेटिक्स से थोड़ा डर रहे हैं, तो पहले उसी को बात करते हैं। मैथमेटिक्स में ISER ने 2014, 15, 16, 17 और 18 तक मेजरली इन टॉपिक से पूछा है। इसमें बेसिक्स ऑफ फंक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अकेले इस टॉपिक पे ही लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन पे ही। इसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। इसका भी आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाता है। और इंटीग्रल्स के लगभग 2 क्वेश्चन होते ही हैं, 2 या 3। इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जरूर करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनडेफिनेट का क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ डेफिनेट का आता है, तो ऐसे में डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको जरूर करना है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स का बेसिक, ये देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली ना आकर सेट, रिलेशन और फंक्शन इनके साथ मिक्स हो के आता है। ISER में अगर आप देखोगे अगर क्वेश्चंस में, तो मैथमेटिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन, 15 में से 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होंगे। ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक से आपका मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। कुछ ईयर्स में थोड़ा सा इसका वेरिएशन रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली इसको लगभग 10 मान सकते हो आप। ये टॉपिक नेसेसरी हैं, दिस टॉपिक्स आर नेसेसरी। और ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं पे आप कवर कीजिएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इनका क्वेश्चन अक्सर मिक्स होकर आता है, तो ये मैंने एक टॉपिक लिखा है। और आप जानते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं सारे। ओके, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ प्रोबेबिलिटी में होता है, तो अक्सर प्रोबेबिलिटी में इनका मिक्स क्वेश्चन आता है एक। ओके, कभी कभी, हमेशा नहीं, समटाइम्स। इसके अलावा सीरीज़ का क्वेश्चन भी आता है। सब टॉपिक से हार्डली कोई एक क्वेश्चन आता है इन सबको मिलाकर, तो इस टॉपिक को भी आप कवर करना चाहते हो कर सकते हो, बट पहले आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अब बेसिक ऑफ फंक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बेसिक्स में आपको फंक्शन की मैपिंग किस तरीके से होती है, और फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ स्पेशल फंक्शंस लाइक मॉडुलस फंक्शन f of x इक्वल टू mod x, सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ x जो होता है mod x अपॉन x, ये x अपॉन mod x, और e की पावर x। कुछ ऐसे फंक्शन ये भी आपको पढ़ने हैं इसी में ही, बेसिक्स ऑफ फंक्शन में, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। अब मेरे को ऐसा याद है कि 2017 में एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो रहा था। क्वेश्चन था f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, इस तरह का है। एंड f डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ f ऑफ समथिंग। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जानते हो आप, कि e की पावर x इंटू e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी, e की पावर x का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स इस e की पावर x। सो ये प्रॉपर्टी इसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है।
तो ये सब कुछ बेसिक्स ऑफ फंक्शन में आपको कवर करना होता है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे d/dx mod x मॉड्यूलस फंक्शन का डेरिवेटिव वो होता है सिग्नम ऑफ x। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन का डेरिवेटिव सिग्नम ऑफ x होता है, यानी कि इसको आप mod x/x और x/mod x दोनों लिख सकते हो, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक्स ऑफ फंक्शन में पढ़ना है आपको। इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इसके एप्लीकेशन, तो इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक मैक्सिमा मिनिमा का, या कोई कर्व है आपको दे रखा है और कर्व पे उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो सब बातें। इंटीग्रल, इसका क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ऑयलर फार्मूला भी पढ़ना होगा। ऑयलर्स फार्मूला e⁻IX = cos x प्लस I sin x। ओके, ये ऑयलर्स फार्मूला है, ये भी आपको कवर करना है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हो जाते हैं। तो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस IY को पोलर फॉर्म में सकते हो, r टाइम्स cos x प्लस I sin x, और ये पूरा है आपका e⁻IX, सो r टाइम्स e⁻IX। इस फॉर्म में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो, वेयर r इज़ दी मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन। सेट और रिलेशन के बारे में आप किसी भी अच्छी बुक से, एनसीईआरटी से, टाटा मैकग्रो पब्लिकेशन की कोई बुक या कोई अदर बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप पढ़ सकते हो सेट्स और रिलेशन को। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट इसको आप टाइम मिले तब करना। ओके, इसके लिए आपको बस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ वो करनी ज़रूरी हैं। पर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, ये बात थी मैथमेटिक्स की। अब बात करता हूँ मैं फिज़िक्स की। नाउ हम बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में वेक्टर अलजेब्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट उसकी एप्लीकेशन मिलेगी। ओके, सो यू विल गेट एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, इसकी फॉर्म में आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी कि आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना हो, वेक्टर्स का डॉट या क्रॉस वो फाइंड करना हो, तो उस चीज़ में वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल होगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बट ये पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इट विल बी यूज़फुल एंड इट विल बी यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट काइनेमेटिक्स। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्ट इस तरह से कि आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या मोमेंटम वगैरह आपको दे दे और आपसे कुछ अदर पैरामीटर पूछ ले उसका, तो वहाँ पे काइनेमेटिक्स आपकी यूज़फुल होगी। इनडायरेक्टली न्यूटन्स लॉ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वर्क पावर एनर्जी में या बाकी जगह भी इस्तेमाल हो सकती है काइनेमेटिक्स। तो ये आपको कवर करनी चाहिए। काइनेमेटिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस आने की ज़रूरत नहीं है, इसके बेसिक्स और एक ठीक ठाक लेवल तक आपको पढ़ना है इसका। जैसे आपको अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए गिवन है तो आप उसको डी/dt से डिफाइन करते हो।
इसका यूज़ करके अगर आपको किसी पार्टिकल का एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है तो आप उसकी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। बट अगर आपसे एक्सप्रेशन देकर पोजीशन पूछे या वेलोसिटी पूछे, फंक्शन ना होकर पोजीशन या वेलोसिटी का फंक्शन हो, तब आप कैसे डील करेंगे? उसके लिए इसी को रीडिफाइन करते हैं। इसको रीडिफाइन करके हम वी डी वी ओवर डी एक्स इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इनके इंटर कन्वर्जन, इनके एप्लीकेशन कि आपको अगर एक पैरामीटर को गिवन है तो आप उसकी हेल्प से कोई अदर पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें आपको काइनेमेटिक्स में करनी है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। न्यूटन्स लॉ में मोमेंटम के बारे में आ सकता है, कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में, या कोलिजन के बारे में, या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से न्यूटन्स लॉ जरूर आएगा। और ध्यान रखिए, आइजर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादातर। एप्लीकेशन ये नहीं कि बहुत ही एडवांस, एप्लीकेशन एडवांस नहीं होगी। आपसे सिंपल एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल हो, ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा। आपसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछेगा वो। ज़्यादातर आइजर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड होते हैं। ओके, तो न्यूटन्स लॉ में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, तो इनको आप इजीली कर सकते हो। न्यूटन्स लॉ में आपको वेक्टर फॉर्म इसके आने चाहिए कि तीनों एक्सिस में किस तरह से इसको अप्लाई करोगे। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, वेक्टर अलजेब्रा में थोड़ा सा बेसिक आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी पढ़ना। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर बात करूँ प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट, वो होता है आर कोमा थीटा, और 3D में होता है ये आर थीटा फाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। आपको स्फेरिकल की ज़रूरत नहीं है क्लास लेवल पे, आपको सिर्फ प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट वो आना चाहिए। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी होगा और वेक्टर से भी हो सकता है डायरेक्टली। रोटेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। रोटेशन में ज़्यादातर थीटा और आर वो हम जानते हो, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का होता है। जैसे आप कार्टेशियन में किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी वी वेक्टर लिखते हो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में आप इसे लिख सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट में। सो वी आर इट इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप, इट इज़ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट। वेलोसिटी को आप एटलीस्ट दो कंपोनेंट में वहाँ लिख सकते हो, एक अलोंग दी रेडियस वेक्टर या अलोंग दी पोजीशन वेक्टर, और सेकंड उसके ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। आर अगर ऐसे है ये आर वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर थीटा कैप ऐसे होगा। ओके, एक्चुअली इसे यहाँ शो करते हैं, बट मैं उसको यहाँ शो हो रहा है आपको समझाने के लिए। सो थीटा कैप इज़ दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं एटलीस्ट, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अगर बात करें 3D में, तो 3D में होता है एजीम्यूथल कंपोनेंट फाई। ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th लेवल तक आपको सिर्फ आर कैप थीटा कैप वहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। ओके, न्यूटन्स लॉ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। न्यूटन्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चंस डायरेक्टली भी होंगे और इनडायरेक्टली भी। आपके पास जो प्रॉब्लम होगी वो या तो डायरेक्ट सॉल्व होगी या फिर उसकी एप्लीकेशन बेस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल
वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कोई बॉडी फॉल कर रही है बट उसका पाथ स्ट्रेट ना होकर कोई रैंडम पाथ है, तो उस समय इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन, उस पर पार्टिकल की वेलोसिटी, हाइट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम, उसकी हेल्प से कर सकते हो आप। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आसान है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके कुछ बेसिक फार्मूले और कुछ उनकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम के दोनों फॉर्म, वर्क एनर्जी थ्योरम के दो फॉर्म होते हैं, W इक्वल टू डेल्टा के द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी नेट वर्क डन, या माइनस डेल्टा यू। द नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द एक्सटर्नल वर्क डन, इट इज द W एक्सटर्नल, द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ओके, आप ध्यान रखना जब भी आप वर्क डन की बात करते हो तो होता है ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। इंटरनल एजेंट अगर लोगे आप तो ये नेगेटिव हो जाता है। ये W एक्सटर्नल इज नेगेटिव W इंटरनल। इसका यूज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं इसका, और नॉर्मल हम अपनी लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद इलास्टिसिटी के कुछ बेसिक, आपको बहुत ही एडवांस आने की जरूरत नहीं है। बेसिक मतलब यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो, बस इतना काफ़ी है। उनके कुछ रिलेशंस, कुछ फॉर्मूले, आपको बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग टॉर्क, बेंडिंग स्ट्रेंथ, या बाकी सब चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक काफ़ी होगा। हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, उतना पढ़ लेंगे अगर आप तो वो काफ़ी है। नेक्स्ट है KTG की बेसिक्स। KTG और थर्मोडायनेमिक्स पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत कम। आप जानते हो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में हर एक सेक्शन से 15 क्वेश्चन होते हैं, और फिज़िक्स में क्लास 11th और 12th को मिलाकर ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स होंगे। तो ऐसे में सबको कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए KTG मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, और आता है तो बेसिक आता है ज़्यादातर, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उनमें वर्क डन, इंटर एनर्जी चेंज की स्पेसिफिक हीट वगैरह, वो सब आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा एडवांस आने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये सब क्लास 11th का पार्ट था जो मैंने कहा। इसके बाद बात करता हूँ मैं क्लास 12th के पार्ट की। सो क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन वैसे कम आता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है और बच्चे उससे इतने फेमिलियर नहीं होते। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कम आता है, पर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम में, वो होता है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल बेस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई मैग्नेट है, उसको आप किसी कॉइल के पास लाओगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आपके इमोशनल ईएमएफ क्या होगा, और बाकी सब बातें, उन सब चीज़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका आता है। आपसे जहाँ पे पर कोऑर्डिनेट की बात अगर होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आएगा। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें से आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हों डायरेक्टली, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इमोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो सब आपको पढ़ना होगा इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, ओम्स लॉ वगैरह जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। इसके अलावा
जो क्वेश्चन आएगा वो होगा किरचॉफ लॉ के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा देखा गया है कि आइजर में लगभग हर साल किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन आता है। तो किरचॉफ लॉ को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर एसी बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको इसमें सिर्फ फेजर डायग्राम, डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में फेज रिलेशन क्या होता है, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, वो सब आपको पढ़ना होगा बस। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको वो कवर करने होंगे। सो एसी में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो फेजर से जुड़े हुए या फॉर्मल बेस्ड होंगे। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। आप आइजर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले से ही कुछ बातें आती होंगी। ओके, एसी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फिर एसएचएम, वेव एंड ऑप्टिक्स। आइजर में ये पूरा एक टॉपिक है। इस पूरे से एक क्वेश्चन आएगा, या तो एसएचएम से आएगा, या वेव से आएगा, या ऑप्टिक्स से आएगा। एसएचएम पर जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होता है। ऐसा देखा है मैंने, मेरे सीनियर्स और मैंने भी ये देखा है कि एसएचएम और वेव, इन पर आने वाला क्वेश्चन ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होता है। ओके, सो आपको इसमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। आपको इसमें बहुत ही एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। अभी पीएचडी के लिए बहुत टाइम है। अभी आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है इसका। वो भी सिर्फ रिलेशंस और फॉर्मूला की बेस पे हो जाएगा। आप किसी भी अच्छी बुक से, लाइक एनसीईआरटी से, एमटीजी से, या कोई भी बुक, एच.सी. वर्मा सबसे अच्छी बुक है, या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर, उससे भी आप कर सकते हो। या फिर आपके पास जो कोई भी बुक अभी अवेलेबल हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जिस तरह की भी बुक आपके पास अवेलेबल अगर हो, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक्स लिखे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, और जो नेसेसरी हैं, जो आपको करने ही पड़ेंगे, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। इनका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है। इसका मीनिंग ये है कि आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना है। ओके, इन्हें ज़रूर कवर करना है। और अगर आपने अब तक इन्हें कवर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके इस पर काम कीजिए। इसके अलावा जो टॉपिक्स बाकी हैं उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। आप सब 12th पास कर चुके हैं। आप सब ने अपने एकेडमिक में भी क्लास 11th और 12th में भी पूरा सिलेबस कवर किया है, तो आप उन टॉपिक्स को भी बाद में कवर कर सकते हैं जो टॉपिक मैंने मेंशन नहीं करे हैं, जैसे ग्रेविटेशन, रोटेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, बट वो टाइम टेकिंग है, मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा। अदरवाइज़ आइजर में हर साल रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रोटेशन को भी पढ़ सकते हो, बट वो टाइम टेकिंग है। सो आप टाइम मिलने पर ही रोटेशन को कवर करें। अदरवाइज़ आप इन बाकी सब टॉपिक्स को पहले कर सकते हैं। इन सब को कवर करने में 2 या 3 दिन लगेंगे। इसमें आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो सकते हैं। आप सबको मैं जब ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड रॉक द एग्ज़ाम।